घर बैठे। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, एक दौर था जब घर में रेडियो, टेप, एफएम होता था, कैसेट से भरा बॉक्स होता था, और उनमें सबसे ज्यादा कैसेट्स होती थी अनूप जलोटा साहब की। उनके गाए गाने चदरिया झीनी रे झीनी, ऐसी लागी लगन और जग में सुंदर है दो नाम इतने मकबूल हुए कि उस दौर में भी हिट थे और आज भी है। उनकी गायकी तो लाजवाब है ही, उनकी शख्सियत भी बेमिसाल है। उनकी शख्सियत का हर पहलू एक अलग रंग में नजर आता है। तो आज चलती रहेगी जिंदगी में भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा साहब से मुलाकात करेंगे बात जिंदगी की कोरोना के इस दौर में। तो इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शहला अग्रवाल का, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पद्मश्री डॉक्टर अनूप जलोटा साहब। हैदराबाद से मेरे साथी अभय उपाध्याय। डॉक्टर शैला, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर शैला, जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर के लोग बहुत ज्यादा उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अफवाह बाजार में कई तरह की आ रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि भले ही उन्हें कोरोना हो जाए लेकिन वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगी, क्या राय रखती हैं? ये बिल्कुल गलत है तरन्नुम। वैक्सीन जो है वो एक निदान है, वो इस बीमारी से निपटने का तरीका है। वैक्सीन से क्या होता है कि अगर कोरोना खुदा ना करे आपको कल होता भी है तो वो इतना सीवियर नहीं होगा कि आपकी जान जा सके। देखिए, हुआ ये है कि फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बहुत सीवियर केसेस नहीं हुए हैं, लेकिन जिसको हुआ है उसको ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, इन द सेंस कि किस पे क्या रिएक्शन होगा ये पता नहीं लग पा रहा है। हो सकता है कि आप खाली एक नजले जुकाम से निकल जाएं, हो सकता है सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो, या फिर हो सकता है कि आपको इतना, उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, कि खूब सारा आपके अंदर एकदम ही इन्फ्लेमेशन हो गया और फिर हम कुछ भी करके उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वैक्सीन जो है आपको ये श्योरिटी, गारंटी देगा कि आपको उस लेवल तक की दिक्कत ना हो कि आपकी जान को खतरा हो। तो वैक्सीन से डरने की जरूरत मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोरोना हो जाए पर वैक्सीन ना लगे। देखिए, जिसके घर से कोई गया है ना, कभी उससे बात करके देखिए कि कोरोना कितनी खतरनाक चीज है। बिल्कुल। जी, तो भरोसा कैसे जीता जाए लोगों का? हम जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, हम बिल्कुल वैक्सीन लगवा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा नंबर आता जा रहा है हम लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। और एक बात का भरोसा मैं ये देना चाहती हूँ कि दोनों वैक्सीन जो हमें मिल रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, दोनों ही बेहतरीन हैं। और आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है लगाने की वो जरूर लगाएं। देखिए, जब बच्चों को हम वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी सबके बच्चों को लगा हुआ है, 2-3 दिन बुखार रहता है, ये हमेशा होता है। अगर आपको याद नहीं है कि आपके बच्चे को जब वैक्सीन लगी थी तो बुखार हुआ था, तो याद कीजिए, उसको पैरासिटामोल दिया जाता है, बिकॉज वैक्सीन का मकसद यही है कि वो आपके शरीर के अंदर लड़ने की ताकत को बना के रखे। अब लड़ने की ताकत जो है वो इम्यून सेल से बनती है, इम्यून सेल से ही बुखार होता है। तो बुखार होने का मतलब यह है कि हाँ, वो वैक्सीन काम कर रही है। तो बुखार से या किसी उससे डर के कि आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और कहीं ना कहीं ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गई है कि अब कोरोना खत्म हो गया है, अब कोरोना नहीं है। कोरोना अभी भी है, और एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो आपको बहुत परेशान करते हैं। और कोरोना को खत्म करने का तरीका तो वैक्सीन ही है ना। तो जब वैक्सीन, अभी तो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, अब जब आ गई है तो हम भाग रहे हैं, ये तो गलत बात है। जी डॉक्टर शैला, क्या यही एक वजह है कि जिस तरीके से अभी जो पहला दौर आया कोरोना का, तो केरल जैसे राज्य ने बहुत ही उसको इफेक्टिवली उसको मैनेज किया, वहाँ नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे, लेकिन अचानक पिछले कुछ महीनों में एक नेक्स्ट आउटब्रेक दिख रहा है। तो क्या ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर्ड इम्यूनिटी जैसी स्टेज में हम पहुंचे हैं?
नहीं, हर्ड इम्यूनिटी हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्चुअली वैक्सीन से भी हर्ड इम्यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर आपकी हर्ड इम्यूनिटी अब तक बननी होती तो बन गई होती। दिल्ली में जैसे सीरो सर्वे में अब बोला जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी बन गई है, बट हर्ड इम्यूनिटी में आपकी एंटीबॉडी देखी जाती है, तो हम वैक्सीन लगा के वही एंटीबॉडी तो बढ़ा रहे हैं आपकी। और हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए जरूरी है कि आप वैक्सीन लगाएं। ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों इतनी एप्रीहेंशन हो रही है। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है, बहुत अच्छा काम करती है। और कोरोना देखिए, आज मामले कम हुए हैं, कल को फिर कोई बाहर से यूएसए से एक इन्फेक्शन लेके आ जाएगा। अब जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम जिंदगी भर अपने ही एक कुएं में रहेंगे। हम धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रैवल खुलेगा, बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर हमारे लोग जा रहे हैं। तो कोरोना आजकल के जो हम ग्लोबल जमाना है, जहां पर लोगों के आना जाना 10 घंटे में आप यहां से यूएस पहुंच जाते हैं। आपको अपनी हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए वैक्सीनेशन का यूज करना ही पड़ेगा। आप इस बात पे वेट नहीं कर सकते कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, कल को नया स्ट्रेन आ जाएगा। तो कोशिश हमें ये करनी है। देखिए, हम कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं? हम हेल्थ वर्कर्स लेके कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम खुद वैक्सीन ले रहे हैं। और अगर किसी को एक हल्का सा इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो पार्ट ऑफ गेम है। आप एक दवा खाते हैं, उससे भी तो आपको रिएक्शन हो सकता है, जो हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, और इसके प्रोटोकॉल में ये है कि हम आधा घंटा आपको बिठा के रखेंगे, तो आधे घंटे में आपको हमें पता लग जाएगा, और खुदा ना करे कुछ हो रहा है तो साथ साथ उसको हम ठीक करते चले जाएंगे। तो आप ये काम अब मीडिया का है कि आप लोगों को भरोसा दिलाएं, आप लोगों को बताएं कि जो हो रहा है वो सेफ है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर शेला, एक और आपसे मैं क्लैरिटी चाह रहा था इस बात पर कि बिना वैक्सीन के अगर हर्ड इम्यूनिटी किसी एक खास सोसाइटी में या क्या खास स्टेट में हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है और एक दूसरी जगह वैक्सीन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी अचीव की जाती है, तो क्या दोनों के नेचर में कोई डिफरेंस होता है कि कोई अगला वेरिएंट आता है कोरोना का, तो जिन्हें बिना वैक्सीन के जो हर्ड इम्यूनिटी वाली कम्युनिटी है उसको फिर से इन्फेक्ट कर देगा वायरस, और अगर वैक्सीन के थ्रू है तो खतरा नहीं रहेगा? जी, क्योंकि मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को इस तरह स्टिमुलेट कर रहा है कि वो किसी भी स्ट्रेन को कवर कर लेगा। लेकिन अगर आपकी हर्ड इम्यूनिटी एक इन्फेक्शन की वजह से हुई है, तो वो तो उसी स्ट्रेन के अगेंस्ट है ना जो वहां मौजूद था। तो अगर बाहर से कोई स्ट्रेन आएगा तो वो दोबारा इन्फेक्शन वहां पर करेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ज्यादा कारगर करने के लिए भी जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन करें। बिकॉज वैक्सीनेशन जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी उसके देखिए, जो कोविशील्ड है उसमें एडिनो वायरस जो है वो डाला गया है। एडिनो वायरस से इम्यूनिटी जो होती है वो ये जो कोविड है, इसका कोई भी स्ट्रेन हो उसको कवर कर लेगी। लेकिन अगर आपको कोविड की हर्ड इम्यूनिटी हुई है तो सिर्फ वो कोविड के उसी स्ट्रेन को कवर करेगी जिससे इन्फेक्शन हुआ था या आपकी कम्युनिटी में था। तो फ्यूचर के लिए, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना, 2020 में हम सब अपनी अपनी कंट्री में बैठे थे, तब ये हालत है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू नहीं होगा। तो हमें सबको बचाने के लिए और खुद को बाहर वालों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत बहुत है। ये आपने डॉक्टर शेला, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। ये सवाल मेरे जहन में था कि अगर हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो ही जा रही है तो फिर क्या ज़रूरत है, अगर कुछ लोग वैक्सीन न भी लें तो काम चल सकता है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि नए जो वेरिएंट्स आते हैं उसके खिलाफ भी वैक्सीन के थ्रू जो इम्यूनिटी होती है वो कारगर होती है। यही वजह है कि देखिए, अमेरिका में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है, और जो ब्राज़ील का एक वेरिएंट है वो अभी अमेरिका पहुँच गया है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी इसको लेकर ट्रंप के टाइम में बहुत सारा डिबेट हुआ, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन मजबूरन उनको भी आना ही पड़ेगा वैक्सीन के शरण में। देखिए, बात यह है ना कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं तो आप फिर जिंदगी भर मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हाथ धोएंगे, इसका आपको वादा करना पड़ेगा। तो जो वैक्सीनेशन करने को तैयार नहीं है वो कहीं ना कहीं ये भी करने को तैयार नहीं है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अपने आसपास वालों को खतरे में ज्यादा डाल रहे हैं। आपका तो आपने निर्णय ले लिया कि भाई, आपने सोच लिया कि आपको वैक्सीन नहीं लगानी है, आपको फर्क नहीं पड़ता आपको कोरोना हो या नहीं हो। लेकिन अगर आपको होगा और आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से और बाकी लोगों से मिल रहे हैं और तब उसमें कोई ना कोई वेरिएंट है, तो ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई
गई ना, जहां पर पेंडेमिक की बात हो रही है, जहां पर एक दूसरे से फैल रहा है, तो आपको दूसरों के लिए अपने आप को सेव करना भी तो बहुत जरूरी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप, अब हम हेल्थ वर्कर हैं, हम सारा दिन बाहर काम करते हैं, हम अगर वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो हमारे घर में लोगों का क्या होगा? मतलब जब तक मौजूद नहीं था हम बहुत प्रिकॉशंस आज भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल तो होनी पड़ेगी ना। और जिंदगी नॉर्मल तभी होगी जब हमें पूरा यकीन होगा कि हम कैरियर नहीं हैं, हम उसका जरिया नहीं बनेंगे अपने घर में पेरेंट्स को, अपने बच्चों को ये इन्फेक्शन पहुंचाने के। और अब तो जितने दौर की वैक्सीनेशन सारे दे चुके हैं। सवाल है जी अभय जी, मैं एक सवाल डॉक्टर शैला से करना चाह रही थी कि न्यू स्ट्रेन को लेकर कई सारे सवाल जहन में है कि जैसे ये जो वैक्सीन है, क्या ये न्यू स्ट्रेन से लड़ने में कामयाब है, या फिर जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्या वो लोग न्यू स्ट्रेन से लड़ पाएंगे, उससे लड़ने में वो लोग कामयाब है? देखिए, प्रॉब्लम सारी कोविड के साथ यही है कि वो न्यू कोरोना वायरस है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है 3 से 6 महीने के अंदर उनकी एंटीबॉडीज खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि 6 महीने बाद दे आर अगेन ससेप्टेबल टू कैच द इन्फेक्शन। अब वो जो है इन्फेक्शन चाहे सेम स्ट्रेन से हो या दूसरे स्ट्रेन से हो, वैक्सीन का फायदा यही होता है कि जो इम्यून रिएक्शन किया जाता है वो एक तो लंबा होता है। देखिए, जो फ्लू वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, हम हेल्थ वर्कर्स हमेशा हर साल फ्लू वैक्सीन लगाते हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और वो हर साल चेंज करके लगाया जाता है कि जो भी कम्युनिटी में ज्यादा वायरस आ रहा है वो वैक्सीन उसको ट्वीक करके उसके हिसाब से लगाई जाती है। तो कोरोना की वैक्सीन भी हमें ईयरली, कोरोना की वैक्सीन वंस इन अ लाइफ टाइम वैक्सीन नहीं है, हर वैक्सीन की एक मियाद होती है। येलो फीवर की वैक्सीन लगती है 10 साल, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है 10 साल, कोरोना की वैक्सीन हमें देखना है कि क्या ये हम साल में रिपीट करेंगे या 2 साल में रिपीट करेंगे। तो अभी जो सब कुछ नया है तो हम सबके लिए, साइंटिस्ट के लिए भी नया है, तभी इसे नोवल कोरोना वायरस। अब ये है कि बिल्कुल सही बात है कि हमें वैक्सीन से दूर नहीं रहना है, हम लोग इस पर बात करेंगे। तरन्नुम, हमारे साथ सबसे आज खुशी की बात है कि अनूप जलोटा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वैक्सीन पर भी बात होती रहेगी। और इस दौर में, कोरोना के दौर में, किस तरीके से अनूप जलोटा साहब का वक्त गुजरा, उन्होंने कैसे इस फेज का मुकाबला किया, इन सारी बातों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू पर, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी तरन्नुम लगता है उसका कांटेक्ट चला गया जी। तो अनूप जलोटा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये कोरोना का पीरियड कैसा रहा आपके लिए? वजन भी कम हो गया, और आपका तरन्नुम, थोड़ी तकनीकी कुछ खामियां आ रही है इसमें, हमारे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे वो। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक सवाल इस बीच डॉक्टर शैला से कर लूं। डॉक्टर शैला, जिन लोगों को वैक्सीन लग जा रहा है, मतलब ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग प्रिकॉशंस को लेकर के जो पहले सावधानियां बरत रहे थे, जो एहतियात बरत रहे थे, वो नहीं बरत रहे, मास्क लगाना छोड़ दे रहे हैं। तो आप एक बार हमारे व्यूवर्स को, जो भी हमें देख रहे हैं, उन्हें ये समझाएं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो मास्क है वो लगाना कितना जरूरी है, जो प्रिकॉशंस आप ले रहे थे वो कितना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगाने से वो तो सेफ हो गए हैं लेकिन उनसे दूसरे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही बात बिल्कुल बोल ही डाली है। और बात यह है कि वैक्सीन की 2 डोजेस हैं। तो पहली डोज लगने के बाद इम्यूनिटी 60 to 70% है, सेकेंड डोज लगने के बाद इम्यूनिटी 80 to 90% है। अब ये इम्यूनिटी जो है ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इस दौरान अगर पहली डोज लगाने के बाद आपको इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि आपको सिम्टम ना आए, पर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन सकते हैं और आप दूसरों को फैला सकते हैं। तो जब तक आपको 2 डोसेस नहीं लग जाती हैं और 2 डोसेस के बाद भी 4 हफ्ते नहीं हो जाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में अब इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं, तब तक आपको सारी प्रिकॉशंस लेके रखनी है। देखिए, बात वही रिपीट हो रही है कि यहां पर प्रिकॉशन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास वालों के लिए, अपने जो अजीज हैं उन लोगों के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभय जी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं अनूप जलोटा साहब से बात करने की। जी बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, और ये मौका है, उन्होंने वक्त भी निकाला है। जिस तरीके से अभी का जो माहौल है उसमें वो जिस तरीके से हमसे जुड़ रहे थे उसमें कुछ मुश्किल आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि बस चंद पलों में हमारे साथ होंगे। तो फिलहाल इस बीच यही है तरन्नुम की वैक्सीन को लेकर, कोरोना लेकर, और ख़ास करके वैक्सीन को लेकर जो कन्फ्यूज़न है
उसके बारे में हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें डॉक्टर शैला के साथ, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि वैसे डॉक्टर शैला एक अच्छा ट्रेंड भी दिखा पिछले 4-5 दिनों में कि दूसरे और तीसरे दिन जो कमी आई थी उन लोगों में जो वैक्सीन लेना चाह रहे थे, और उसके बाद ये देखा गया कि एक तब्दीली आई, थोड़ी बढ़ी उन लोगों की तादाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था और वो वैक्सीन लेना चाह रहे थे। तो एक अच्छी खबर है, मुझको लगता है कि आप लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया चीज़ों को और ये बताया कि दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं, थोड़ा इसका असर पड़ता हुआ तो दिख रहा है। जी बिल्कुल अभय जी, पहले ये था कि जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैं जाके आज वैक्सीन लेना चाहूं तो वो पॉसिबल नहीं था। उनके पास 100 लोगों के नाम थे शुरू के एक आध दिन में। देखिए हर चीज एक नई है, एवरीबडी, हम सबको ये नया चीजें नजर आ रही हैं। तो शुरू में क्या हुआ था कि वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर वाले फोन करके बुला रहे थे कि आज आपका नंबर है। तो हो सकता है कि उस दिन उस आदमी को पॉसिबल नहीं हो। आजकल बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे थे, काफी कुछ चल रहा था। जैसे मेरी डॉटर जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है, अब उसके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो हम बोर्ड के बाद ही लगाएंगे ना वो जो वैक्सीनेशन लगेगी। तो उस दौरान क्या हुआ कि 2-3 दिन तक जब तक वो लोगों को फोन करते रहे उसमें से शायद 10% 12% आए। अब ये एक नया तरीका शुरू हुआ है कि आप अगर रजिस्टर्ड हैं आप जाइए, अपना आधार कार्ड लेके जाइए और उसके बाद आप जिस भी दिन चाहें, देयर आर डेज फिक्स, जिसमें फ्राइडे और फ्राइडे को वैक्सीनेशन नहीं होती है तो बाकी दिन, फ्राइडे और संडे को, तो बाकी दिन आप हॉस्पिटल में जाके और अपना फोन नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन है आप वो निकालिए और अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो भी लगवाना चाहता था, जिसको जो सहूलियत थी वो जाके वैक्सीन लगा रहा था। तो कम से कम हमारा जो रोज का नंबर था कि 100 लोगों को लगाना है वो करना बहुत आसान हो गया। और हम जैसे लोग जो लगाना चाह रहे हैं, हमारा नंबर देर से आ रहा था बिकॉज वो अल्फाबेटिकली, जैसे हॉस्पिटल में था अल्फाबेटिकली चल रहा था, तो एस तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत दिन लग जाते। डॉक्टर शैला, आपकी फ्रेटर्निटी में आपके आसपास भी बहुत सारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं उन लोगों ने वैक्सीन ली होगी, क्या किसी में कोई ऐसा इफेक्ट दिखा जो किसी तरह की कोई चिंता पैदा करता हो, या फिर वैसा ही है जैसा नॉर्मल जो आपने बताया, थोड़ा बहुत टेम्परेचर राइज करना, थोड़ी बहुत सूजन आना, बस इतनी सी? हल्का सा टेम्परेचर राइज है जो एक दिन रहता है, जिसके लिए पैरासिटामोल ली जाती है, एंड दैट्स अ साइन दैट द वैक्सीन इज वर्किंग। एक्चुअली वो एक अच्छा साइन होता है। इसीलिए जैसे मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम से पहले नहीं लगाना चाहते, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब एग्जाम खत्म हो जाए तो बच्चे के पास एक दिन हो रेस्ट करने के लिए। बाकी कोई भी ऐसा अलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट नहीं देखने में आया है। अच्छा, एक और बात, जैसे कहा जा रहा है 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, तो ये जो लोग बाउंड्री लाइन केसेज हैं, जैसे 18 उन्होंने पूरा किया, 18.5 है, 19 है, तो क्या उनको इस करके ले लेना चाहिए कि उनकी उम्र 18 से ज्यादा हो चुकी है, या फिर उनमें भी सेल्फ इम्यूनिटी इतनी है कि इसका डर नहीं है? नहीं, अभी तो देखिए वैक्सीन जो है वो प्रायोरिटाइज करके लगाई जा रही है। वैक्सीन कोई अंधाधुंध प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों डोसेज आ रही हैं, तो डोसेज जो हैं वो मीटर डोसेज आ रही हैं। उस डोसेज में प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया, कोरोना वॉरियर्स को लगाया गया, फिर हमारे जो एल्डरली जनरेशन है, रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट और सबको ही रजिस्टर करके तभी हो रहा है। ऐसा नहीं है आई कैन नॉट वॉक इन एंड से कि मुझे वैक्सीन लगा दीजिए, ये बात तो है। मैं ये डॉक्टर शैला, मैं ये समझना चाह रहा था कि जब कभी भी नंबर आता है और उस दौर में जो लोग 18+ जिन्होंने जस्ट 18 को अभी क्रॉस किया है, 18.5 है, 19 है, क्या उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, या फिर ये मानकर चले कि मैं अराउंड 18 हूँ, मुझको इसकी जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल लगवा लेनी चाहिए। बिकॉज मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि नोवल कोरोना वायरस, हमें भी नहीं पता क्या करेगा ये। तो अगर वैक्सीन अवेलेबल है और आप 18+ हैं, चाहे वो एक दिन भी, भाई वोट करने के लिए भी तो अगर आप 18 के कल ही हुए हैं तो भी आप वोट कर सकते हैं ना। तो इसी तरह आपको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। हर चीज में हमें एक बाउंड्री बनानी पड़ती है। अब 18 हमने वो बाउंड्री बनाई है, पर इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट बाउंड्री कि एक दिन पहले 18 के आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, एक दिन बाद हो जाएगा। तो ये सब रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, बिकॉज कहीं तो हमारी बाउंड्रीज होनी चाहिए ना कि किसको अवेलेबल है। हो सकता है कि आज से 2-3 साल बाद हम बच्चों को भी ये वैक्सीन का हमें लगे कि जरूरत है। तो देखिए जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है तो पता लगेगा कि ये कोरोना वायरस किस करवट बैठ रहा है। जी डॉक्टर शैला, वैक्सीन लगवाने से पहले वो कौन सी बातें हैं जो हमें बताना जरूरी है? जी,
कोमॉर्बिडिटीज पूछी जा रही हैं कि क्या आपको डायबिटीज तो नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, क्या आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, या आपको कोई एक स्पेसिफिक एलर्जी जैसे एग से एलर्जी है, या एलर्जिक पैनल आपको पूछा जा रहा है बेसिकली। तो उस एलर्जी का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में अगर आपको कभी एक बार कुछ एलर्जी हो गई तो आप उससे एलर्जिक हो गए। अगर आपको रूटीनली वो एलर्जी होती है, हिंदुस्तान में फॉर्चुनेटली हमारे एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं, देखिए हमारी गट इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसी वजह से कोरोना ने हम पे इतना कहर नहीं ढाया है जितना दुनिया में ढाया है। तो इसी वजह से आप हमेशा स्टेट्स में सुनेंगे, आप बाहर सुनेंगे कि भाई पीनट एलर्जी है, मूंगफली से एलर्जी है और 10 तरह की एलर्जीज है। हमारे यहाँ इतना एलर्जिक पैनल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना डस्ट और डर्ट है कि हमारी बॉडी उससे लड़ते लड़ते एलर्जी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो कोमॉर्बिडिटीज बताना और एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी दवा से होता है तो वो बताना जरूरी है। और कोशिश यही करें कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो उस दिन ना लगवाइए, जिस दिन आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है आप क्यों जाके वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। तो यही है जी डॉक्टर शैला, जैसे कि अभी इस वैक्सीनेशन से प्रेग्नेंट औरतों को बाहर रखा गया है, या तो ये उनके लिए सेफ नहीं है या फिर उन पर ट्रायल अभी चल रहा है, तो क्या ट्रायल होने के बाद ये वैक्सीन प्रेग्नेंट औरतों को भी दी जाएगी? अभी तो ट्रायल, देखिए नवंबर 2019 को वायरस ने करवट बदली है और नवंबर 2019 से आज जनवरी 2021 में हमारी पूरी दुनिया में 6-8 वैक्सीन बनके तैयार हो गई हैं। यही एक बहुत बड़ा करिश्मा है। जब स्पेनिश फ्लू हुआ था 1917 में तो 3 साल तक कोई वैक्सीन नहीं आई थी। एड्स को आज दुनिया में आए हुए 40 साल हो गए, कोई वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन तो अभी आई है और अभी ट्रायल्स भी भूल जाइए। हम तो ये मान रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये वायरस खत्म हो, किसी तरह जो पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू था 1917 का, वो 3 साल में अपने आप भी खत्म हो गया था। अब बिल्कुल हम डॉक्टर शैला, तो हमें डॉक्टर शैला आपका जवाब हम जारी रखेंगे। इसी बीच एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, कुछ उनके लिए उनका भी कोई सवाल होगा, आप ही से जाहिर सी बात है, उनसे बात करते हैं। हेलो, आज तो आप गाना सुनवाने वाले थे अभी, मैं तो लिस्ट लेके आई थी। हाँ, जलोटा साहब किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, हेलो जी, बताएं। ये सर ये पूछना था, जो 60+ एज के लोग हैं जिनको डायबिटीज है या हार्ट पेशेंट है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी, वो सबसे ज्यादा जो है लायबल ग्रुप में है, मतलब जिनको लगवानी चाहिए। तो उनको अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोरोना इन्फेक्शन होता है, तो उनको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनका बचाव सबसे जरूरी है। तो अगर आप 60+ हैं, कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, तो अपने आप को कोरोना के कहर से बचाने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। और अगला नंबर 60+ लोगों का ही आएगा सेकंड फेज ऑफ वैक्सीन में। जैसे ही हमारा फेज 1 खत्म होगा, जहां पर हम हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को लग रहा है, उसके बाद हम 60+ लोगों में ही जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर शैला एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि अगर डायबिटीज़ है या कोमॉर्बिडिटीज़ की बात करते हैं हम, उनमें कुछ है तो उनको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, उन्हें लगाना चाहिए, बिकॉज उनके लिए ही वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर है। देखिए, जब भी हम डेटा फिल कर रहे हैं ना, तो वी वांट टू नो कि क्या है, क्योंकि साथ साथ जैसे जैसे हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हम अपनी इन्फो को भी पूरा करते चले जा रहे हैं कि भाई हमने कितनी कोमॉर्बिडिटी वालों को लगाया, कितने उसमें एज था। तो ये सब डेटा कलेक्शन है, ये नेगेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने आपसे पूछा वैक्सीन लगाने से पहले फॉर्म में कि क्या आपको डायबिटीज है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं लगाना है। इसका मतलब ये है कि मैं वो डेटा अपने पास रखना चाहती हूँ कि मैंने कितने वैक्सीन लगाने वालों को डायबिटीज था, कितने को हाइपोथायरॉयडिज्म था। ये एक रूटीन काम है, जैसे सेंसस होता है, तो उसी तरह हम जो है वो सारे रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो जो 60+ है और जिसको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसको लगाना ही चाहिए। जी डॉक्टर शैला, अभी भी आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग जरूर मिले होंगे, हमें भी मिले हैं, जो ये मानते ही नहीं है कि कोरोना जैसी कोई चीज है। तो क्या आप मिली ऐसे कुछ लोगों से जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना कुछ है भी? वो लोग मानते हैं कि ये अफवाह है बस। नहीं, देखिए, मेरे पेरेंट्स जो है पुरानी दिल्ली में रहते हैं, वहां जाओ तो लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए। किसी ने मास्क नहीं पहने हुए, सब मस्ती से घूम रहे हैं, देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन
वहां पर भी ये है कि जिसके घर का कोई गया है उससे पूछो। सारी दिक्कत ये है कि लोगों का दूसरों के बारे में ये तो अफवाह आपने मान ली कि कोरोना नहीं है, लेकिन ये सच्चाई आपने नहीं मानी जहां पर कोरोना से कोई गया वहां पर आपने बोला कि जी उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको स्ट्रोक हो गया, उसकी अलग वजहें आपने ढूंढनी शुरू कर दी। तो ये तो गलत तसल्ली आप अपने दिल को दे रहे हो। और पूरी दुनिया में कहर बरपा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीन ने बैठ के एक अफवाह बनाई और हम सबको भेज दी। तो क्या कुछ पेशेंट्स इस तरह के आपके पास भी आते हैं जो लोग प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं? जी बिल्कुल। हमारी क्लिनिक में एंटर करते ही पहले आपको मास्क पकड़ा दिया जाता है, और अगर आपने मास्क भी वॉल्व वाला मास्क जैसे बहुत लोग लगा के आने लगे थे दिल्ली में जब पोल्यूशन था, तो भैया वॉल्व वाला मास्क से आप अपने को तो बचा रहे हैं, आपकी हवा हमारे सब तक तो आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम सर्जिकल मास्क लगवा रहे थे। बिकॉज प्रिकॉशन का मतलब ये है, देखिए अल्लाह का शुक्र है आज 10-15 महीने 10-12 महीने हो गए हैं, हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं कि हमने प्रिकॉशंस जारी रखी हैं, उनमें कोई ढिलाई नहीं दी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे चारों तरफ पेशेंट्स नहीं हैं या है ही नहीं कोरोना, हम ध्यान रख रहे हैं इसलिए बचे हुए हैं। डॉक्टर शैला, कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों बाहर रहते हैं, लगातार मास्क लगाते हैं, और मास्क की क्वालिटी अच्छी करने में कई बार होता है कि उनमें कई लेयर्स होती हैं, तो कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो क्या ऐसा भी है क्या कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे अगर आपने मास्क लगाया हुआ है, कहीं बाहर है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसकी वजह से? नहीं, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ब्रीथ करते हो वो आपको थोड़ा सा गिडी कर देती है, मतलब आपके सर में दर्द कर देती है। तो तरीका यही है कि मास्क, जैसे मैं पेशेंट देख रहे होते हैं, हमने मास्क लगाया हुआ होता है, तो हर आधे घंटे में हम कोशिश करते हैं कि हम जाके एक खाली जगह बैठे, मास्क उतार के लंबी सांस लें। ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप जो है वो ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा वो जो आप CO2 ब्रीथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ कर रहे हैं, वो आपको दिक्कत करेगी। तो आप ये कीजिए कि हर आधे घंटे में आप बाहर जाके खुली जगह पे खड़े होइए, लंबे सांस भरिए, अपने मास्क को बड़ा साफ रखिए। डिस्पोजेबल मास्क हो तो बहुत अच्छा है, उससे ये है कि आप रोज उसको बदल सकते हैं। कपड़े के मास्क को आते ही धो देना चाहिए ताकि वो अगले दिन जब आप पहने तो आप फ्रेश लगे। जी अभय जी, वक्त आ गया है जब हमें डॉक्टर शैला से इजाजत लेनी है। हालांकि हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अनूप जलोटा साहब तकनीकी खराबी की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। डॉक्टर शैला, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी।